x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8 आपको एक रैखिक समीकरण दिया है और आपसे उसका हल मांग रहा है क्रैमर नियम से। देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्रैमर नियम है ये, ठीक है। और इसकी आशंका है कि मतलब 99% मान के चलिए कि आपका पेपर में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सुखदेवी गुरुकुल क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करता हूं। और जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी अप्लाइड मैथ्स सेमेस्टर फर्स्ट की, तो उसमें हम और आगे चलते हुए जैसे कि हमने पीछे 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन को जैसे हमने फिनिश किया है उसी तरीके से अब हम 5 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी तरफ चलेंगे। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको द्विपद के सिद्धांत जो हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट देखिए मैं सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब एग्ज़ाम आपकी नज़दीकी है, बट मैं मैक्सिमम वो उन टॉपिक्स को ज़रूर टच कर दूंगा जिनके आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। सो बेटा चलिए देखते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये मध्य पद ज्ञात करने के लिए बोला गया है आपको यहाँ पे। सो जो मध्य पद है वो कैसे ज्ञात किया जाएगा? मध्य पद ज्ञात करने के लिए बेटा देखिए आपको इस नंबर को देखना होता है। इस नंबर को देखिए यहाँ पे 1 प्लस बी की जो पावर n है, ये जो n है वो एक सम संख्या या विषम संख्या, इस पे डिपेंड करता है कि आपके कितने मध्य पद होंगे। जैसे कि अगर वो सम संख्या है यानी कि 2 से भाग जाने वाली संख्या है, जैसे कि 2, 4, 8, 10 ऐसे से कोई संख्या है, तो आपका जो मध्य पद होगा उसको निकालने का तरीका ये है। ये आपको पद बताएगा कि कौन सा पद इसका मध्य पद होगा। और अगर आपका n जो एक विषम संख्या है तो उसे वहाँ पे 2 मध्य पद आते हैं आपके, ठीक है। जैसे कि अगर मेरी 1 प्लस बी की जो थर्ड पावर हो जाए, तो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे 1, 2, 3, 4 पद मिलते हैं। तो 4 पद में से ये जो 2 पद होंगे ये उसके मध्य पद होंगे। और अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर निकालूँ तो उसमें 1, 2, 3 पद आएंगे और उसमें से केवल ये एक ही पद उसका क्या होगा? मध्य पद होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपका n एक सम संख्या होगी तो एक ही पद मध्य पद होगा, और अगर यह एक विषम संख्या होगी तो आपके 2 मध्य पद आएंगे बेटा। तो देखते हैं, आप जरूर इसे लिख लीजिएगा, सम संख्या और विषम संख्या से डिफर कैसे किया जाता है। तो तब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब चूंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं जो आपका n है वो एक सम संख्या है, और सम संख्या है तो इसका मतलब क्या है कि आपको मध्य पद कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। सो कैसे याद करेंगे देखिए, तो यहाँ लिखेंगे मध्य पद बराबर कितना आएगा देखेंगे 12 प्लस 2/2। ये तरीका है फॉर्मूला, n प्लस 2/2 आ जाएगा आपका 12 प्लस 2 दैट विल बी 14/2 कितना हो जाएगा बेटा? 7th, यानी कि 7th टर्म आपकी क्या है? आपका मध्य पद होगा इसके अंदर। तो चलिए अब हमें T7 ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें अब क्या ज्ञात करना है? T7। अच्छा, TR+1 का फॉर्मूला क्या है? देखिए अगर कोई किसी पद का मान ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला है NCR। मैं ये इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, x प्लस a के। अगर x है आपका और ये a है तो x आपका होगा NCR, x की पद होगी n-r और a की जगह पे होगा r। इस तरीके से ये फॉर्मूला है किसके लिए? अगर आपका द्विपद ये है तो अब हमें T7 फाइंड करना है। सो T7 आ गया यहाँ पे। अब आप जरा देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस चलती है r के। क्या चलती है बेटा? r के 1 प्लस में चलती है। सो अब आप यहाँ क्या करेंगे कि अगर आप इसे और इसे कंपेयर करते हैं तो r का मान इसमें से आपको केवल 6 मिलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि जो पद यहाँ होगा r का मान उससे 1 कम होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 8 है तो r का मान 7 होगा, अगर यहाँ पे 10 है तो r का मान 9 होगा। तो समझ में आ रहा है आपको? r का मान हमेशा एक वैल्यू कम लेके चलनी है बेटा। और यहाँ पे n का मान आपके पास 12 है। सो 12C6 समझ आया बेटा? 12C6। देखिए r का मान यहाँ दिया नहीं है, हमने कैसे लिया? जो पद आपको ज्ञात करना है, जिस नंबर का पद आपको ज्ञात करना है, r का मान उससे 1 कम चलता है बेटा। तो अगर यहाँ पे 7 है तो ये 6 होगा। x की जगह पे यहाँ पे कौन है? x ही है। तो x की पावर क्या हो जाएगी? 12 - 6
कितना हो जाएगा 6 और a की जगह पे यहाँ पे 1/x है, ये भी 6 हो जाएगा। अब बस हमें इसको सॉल्व कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12c6 क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, और इन दोनों का माइनस करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, x की पावर 6 इंटू ये भी आपका हो जाएगा x की पावर 6। तो ये बेटा यहाँ से आपका कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद अब देखिए यहाँ पे आप 12 को एक्सपांड करिए, 12, 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे लाके रोक देंगे हम लोग। 6, 5, 4, 3, 2, 1 इंटू 6 का फैक्टोरियल। आप इस तरह से कैंसिल करके बेटा अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर होगा। देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूना 10, 4 दूनी 8 और कुछ नहीं कट रहा, 2 से 2 को काट दीजिए, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या बच रहा है 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर होगा वही आपका मध्य पद का मान होगा बेटा। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका मध्य पद का मान होगा बेटा। ठीक है, सो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, मुक्त पद कैसे देखा जाता है। ओके, मुक्त पद कैसे देखना है आपको। मुक्त पद का मतलब ये होता है कि वहाँ पे x की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कि उसकी जो घात होगी वो शून्य हो जाएगी। ये हमारा मतलब किसी चीज़ को अगर आपको हटाना है वहाँ से, तो आपको ये मानना पड़ता है कि, या आपको ये करना हो कि मुक्त पद। अब सिंपल याद रखिएगा कि अगर आपको मुक्त पद दिखाना है, यानी कि फ्री फ्रॉम दिखाना है x से, तो आपको सिंपल x की जो घात है वो शून्य के बराबर कंपेयर करनी। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ बेटा आपको। यहाँ पे आप सिंपल है TR+1 फॉर्मूला लिखिए, जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है आपको। दिस इज NCR x की पावर n-r और a की पावर r। अब यहाँ पे हमें r नहीं पता है बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे n का मान 15 है, r नहीं पता हमें, x की जगह पे x² है, तो ये हो जाएगा 15 - r। और यहाँ पे a की जगह पे कौन है, देखिए माइनस के साथ उठाएंगे इसके, सो -2/x³ की पावर r। चलिए अब इसे देखिए कैसे होगा, 15CR, इसे अभी आप ओपन मत करिए क्योंकि अब आपको r का मान नहीं पता। अच्छा देखिए, घात की जो घात होती है वो मल्टीप्लाई होती है, गुणा हो जाती है। तो 15 दूना 30 -2r, यहाँ पे होगा -2 के घाते r बटा ये x के घाते 3r हो जाएगा। अब देखिए ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, इन सबको साइड में कर दीजिए। ये हो जाएगा 15CR -2 के घाते r। अब देखिए ये भी x की पावर है, यहाँ भी x की पावर है, तो अगर आप इसे ऊपर लेकर आएंगे तो 30 - 2r - 3r, तो ये क्या हो जाएगा 15CR -2 की पावर r, x की पावर ये हो जाएगा 30 - 5r। ये हो गया आपका T(r+1). अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x से होना चाहिए। अब x से ये फ्री कब होगा, ये पद ये तभी फ्री हो सकता है कि ये x यहाँ से गायब हो जाए। अब ये गायब कब होगा, जब इसकी घात शून्य हो जाए। तो मैं आपसे यही बात कर रहा था कि आपको इसकी घात को शून्य के बराबर मानना है। तो माना लेट 30 - 5r = 0। आपने यहाँ पे 0 किया, 5r यहाँ जाएगा तो ये आएगा 5r = 30 और r की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, सो r की क्या वैल्यू आ गई आपकी 6 आ गई। अब जब ये r की वैल्यू 6 आ गई तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू उठा करके आपको बस यहाँ रख देना है, यहाँ रख दीजिए। सो ये देखिए क्या आएगा, देखिए 6 + 1 दिस विल बी 7। यहाँ पे आइए 15C6, ये हो जाएगा -2 की पावर 6। अब जैसे आप यहाँ रखेंगे तो ये बेटा ये जैसे ही पावर 0 होगी, क्योंकि ये भी 30 ये भी 30 में से 30 गया 0, और जैसे किसी की पावर 0 होती है तो वो पूरी की पूरी टर्म 1 हो जाती है। और 1 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। सो ये जो भी आंसर आएगा आपका, तो यही आपके पद का मान होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कि
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8 आपको एक रैखिक समीकरण दिया है और आपसे उसका हल मांग रहा है क्रैमर नियम से। देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्रैमर नियम है ये, ठीक है। और इसकी आशंका है कि मतलब 99% मान के चलिए कि आपका पेपर में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, बस 1% वही आपका जो नसीब हो, बाकी और कुछ नहीं है, तभी ये नहीं पूछा जा सकता है, वरना ये आएगा कन्फर्म क्वेश्चन होता है इसका क्रैमर नियम के ऊपर। तरीका क्या है सॉल्व करने का क्रैमर नियम को? देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में से d निकालना है और उसके बाद dx निकालना है, dy निकालना है और dz निकालना है। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो कहता है कि dx अपॉन d, y का वैल्यू होगा dy अपॉन d और z का वैल्यू होगा dz अपॉन d, ठीक है। सो इस तरह से आपको x y z का मान मिल जाएगा इसके अंदर। तो उसके लिए आपको d निकालना होगा, dx निकालना होगा, dy निकालना होगा और dz निकालना होगा, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं। हाँ, जैसे वो एक बात थोड़ी और डिस्कस करनी थी आपसे। अगर d का मान अशून्य है यानी कि एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो इतना मान के चलिए कि इसका आंसर आएगा, हल इसका जरूर मतलब निकलेगा ही निकलेगा, इतना कंफर्म होता है, ठीक है बेटा। और अगर d का मान 0 हो जाए तो वहाँ पे 2 केसेस बनते हैं आपके पास। 2 केसेस क्या बनते हैं, मतलब इसमें क्या है, आपका निकाय संगत है। ये देखिए ये भी आपको पूछा जाता है पेपर में कि संगत है या असंगत है। संगत का मतलब जिसका हल हो और असंगत मतलब जिसका हल ना प्राप्त हो। ऐसे भी कुछ समीकरण होते हैं जहाँ पर आप हल नहीं प्राप्त कर पाते हैं समीकरणों का। तो अगर d का मान 0 नहीं है तो आप उसे संगत कहते हैं। संगत का मतलब या तो इसका एक हल होगा या तो अनेक हल होंगे, ठीक है बेटा। तो वो डिपेंड करता है कि सॉल्व करते समय आपको समझ जाएगा कि संगत एक हल है कि 2 हल, लेकिन हल आएगा ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म हो जाता है। लेकिन अगर d ही 0 हो जाए तो उसमें ये केस 2 केस बनते हैं। एक तो ये है कि सारे के सारे dx dy और dz ये सभी के सभी 0 हो जाए तो यहाँ पर जो क्रैमर नियम है वो फेल हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। फिर आपको अलग तरीके से तरीका क्या है, इन दोनों को सॉल्व करिए, y और z में आंसर निकालिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, y और z में आंसर निकालिए। फिर जो समीकरण 2 मिले हैं y और z के फॉर्म में उन्हें सॉल्व करिए और z का या y का मान फाइंड करिए। फिर उसे वापस यहाँ रख करके z का मान ज्ञात करिए, फिर वापस रख करके x का मान ज्ञात करिए। एक लंबा क्वेश्चन हो जाता है ये। लेकिन ये वाला काम कब करना है? जब d 0 हो जाए और सारे के सारे टर्म 0 हो जाए। और अगर ऐसा एक भी इसमें से निकल जाए कि जो अशून्य हो, यानी कि dx dy और dz में से कोई एक ऐसा हो जो अशून्य हो जबकि d शून्य हो, तब आप कह सकते हैं कि इसका जो निकाय है वो असंगत है, मतलब इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। यानी सेकेंड केस में, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इसके कोई हल नहीं है। कब कहेंगे? d शून्य होना चाहिए और dx dy और dz में से कोई तो भी एक, कम से कम एक अशून्य हो, तब आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये अगर संगत असंगत पूछता है तो आपका माइंड यहाँ पे क्लियर होना चाहिए बेटा। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले d बनाएंगे। d क्या होता है? सारणी होती है। देखिए 1 1 1 1 1 1 4 2 1 9 -3 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो क्या आएगा, इसे आप प्लस के साथ लिखेंगे, इसके माइनस के साथ, और इसको प्लस के साथ लिखेंगे। क्या आ जाएगा? देखिए इसे और इसे गायब कर देंगे, 2 1 2 -3 यानी +3 -1, इसे और इसे गायब कर देंगे, 4 1 9 1, तो 4 1 4 -9, इसे लिखेंगे +1, क्या हो जाएगा? 4 3 12 9 दूनी 18, ये हो गया 2 3 5, 4 में से 9 हो गया तो -5 + 5 12 और 18 कितना हो गया? -30, यानी कि हो गया आंसर आ गया -20। तो आपका d आ गया। नेक्स्ट आएगा आपका dx। अब dx कैसे निकालेंगे बेटा आप यहाँ से? सो dx निकालने का तरीका ये है कि देखिए ज़रा आप, ये जो पहला ये टर्म है आपके पास, इसे आप रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसे इंटरचेंज करेंगे किसके साथ? इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो dx क्या आएगा आपका?
8, 11 और 6 क्या आएगा, देखिए इसकी जगह पे लिखेंगे 149 की जगह पे, ठीक है। देखिए ये सब एक्चुअली कहाँ के वैल्यूज़ हैं, किसके गुणज हैं, x के ही गुणज हैं। तो dx का मतलब क्या होता है कि x के गुणजों को 8, 11 और 6 से रिप्लेस कर देंगे, आप इंटरचेंज कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1, 2, -3 और ये हो जाएगा 1, 1, 1, ठीक है बेटा। सो अब यहाँ क्या होगा, 8 एज इट इज़ प्लस माइनस प्लस, याद रखेंगे इस बात को। ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस 3। नेक्स्ट यहाँ पे -1 ब्रैकेट 11, 6 एकम 6, इसको लिखिए +1, ये क्या हो जाएगा -33 और ये हो जाएगा 6 दूनी -6 दूनी 12। देखिए कितना हो जाएगा 8, 3, 5 यानी कि 40। 11 में 6 गया 5, -5, यहाँ देखिए कितना आएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 45, 45 दैट विल बी -45। देखिए ये -45 है और ये -5 है, ये -50 हो गया, 40 गया तो -10। सो dx आ गया आपका। अब यहाँ से dy निकाल लेंगे। सो dy में अब क्या करना है, देखिए अब वापिस से d के पास आइए। अब आपको इसकी जगह पे ये वाला रिप्लेस करना है उसके साथ। कहाँ का है ये, देखिए y का गुणज है सब, 8 से होंगे। चलिए लिखिए 149, इसकी जगह पे आएगा 8, 11, 6, इसकी जगह आएगा 1, 1, 1। सो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये इसे प्लस, इसे माइनस और इसे प्लस के साथ लिखेंगे 1, इसे और इसे देखिए 11 एकम 11 -6 एकम 6 -8, 4 एकम 4 -9 +1, 6 चौक 24 -99, कितना हो जाएगा 5। 4 में से ये हो जाएगा -5, -5 और -8 गुणा करेंगे तो +40 आएगा। अब इसमें से देखिए कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, 75 आ रहा है, माइनस में आएगा आंसर। सो अब आप देखिए ये 45 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 30 आएगा, -30, ठीक है। यस करेक्ट है। नेक्स्ट इज dz। अब dz देखिए आखिरी वाला है ये, फिर से इसी के पास आएंगे 149, 1, 2, -3 और यहाँ पे देखिए dz यानी दिस इज 1, 1, 1 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास 8, 11, 6 आएगा, 8, 11 और 6, 1 इन ब्रैकेट 6 दूनी 12, ये हो जाएगा +33 क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है, -1 क्या हो जाएगा 6 चौक 24 -99, ये +8 3 चौके 12 और दूनी 18। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 75 माइनस में आएगा और ये ऑलरेडी माइनस है तो +75 हो गया। 18 और 12 कितना होगा -30 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा -8×3 = 24, ठीक है। सो आंसर कितना आ रहा है, ये 75 और 45 करिए 0, 7 या 8, 4, 12, 120 -240 यानी कितना आ जाएगा -120। सो इस तरह से आपके वैल्यू आ गया, d आ गया, dx आ गया, dy आ गया, dz। अच्छा पहली बात तो ये देखिए, इसमें से d आपका शून्य नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो संगत होगा और अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि इसका एक ही हल आएगा। अब देखिए कैसे हल आएगा, x का फॉर्मूला क्या है, दिस इज dx/d। तो आपका मान क्या आएगा, देखिए dx का मान यहाँ पे क्या है -10 और d का मान क्या है -20। माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटेगा, 1/2 आंसर आया x का। सिमिलरली y का मान क्या होगा, dy/d तक आएगा नीचे, ये होगा -30 अपॉन
डी वाई का मान है -30 अपॉन डी का मान देखिएगा कितना है -20, 0 से 0 कटा, माइनस से माइनस कटेगा, 3/2। और आखिरी वैल्यू देखिएगा बेटा z का वैल्यू क्या होगा, dz अपॉन डी। सो यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, दिस इज़ -120 अपॉन -20, ये हो जाएगा 6। सो आपका आंसर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका x का जो वैल्यू होगा वो होगा हाफ, y की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/2 एंड जो z की वैल्यू होगी वो होगी 6। तो ये रहा आपका आंसर। सो इसी तरीके से हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग जुड़े रहिए और प्लीज़ आप सभी लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो अपने डाउट सारे क्लियर करें, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होती है और ये समझ लीजिए कि वही सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं आपके। सो प्लीज़ आप सभी लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है बेटा।